हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में क्लास 11 पार्ट 1 लेक्चर 2 में कुछ पार्ट छूटा था, उसको अगर दोबारा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने प्रायद्वीप पठार से मुझे स्टार्ट करना है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की डेट अब मैं बताना चाहूँगा नदियों में प्रायद्वीप पठार क्या होता है। प्रायद्वीप पठार नदियों के मैदान में 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीप पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड जिसकी लंबाई 600 से लगभग 900 मीटर होती है। उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो दिल्ली, कटक और विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची जिसे कार्डामम पहाड़ियाँ कहते हैं प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी एंड यूपीपीसी के लिए। उत्तर पूर्व में सिलांग तथा कार्बी एंगलोर पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। समझ रहे हो ना, जो उत्तर पूर्व में कर रहा हूँ, उत्तर कार्बी एंगलोर पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीप पठार भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार और कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। ठीक है, ऐसे हमारा प्रायद्वीप पठार बना। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। समान तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, मतलब यानी पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। चलिए, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। ठीक है, प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थल ऋतु के नाम भी अगर बताएं तो जो पूर्व की ओर से प्रभावित नदियों से संबंधित हैं, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इतना याद रखो। इस क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक पर्वत, ब्रंज घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ, जिसे डैक्स कहते हैं इंग्लिश में, शामिल हैं। जो प्राकृतिक जल संग्रह स्थल इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीप पठार के अन्य हिस्से भूस्थान व निमज्जन भ्रंश तथा विहंग प्रवण की प्रवृत्ति दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय प्रक्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीप पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड इसकी धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल हो गई, भिंड हो गया और मोरैना खंड इसके उदाहरण है। जो चंबल, भिंड, मोरैना है वो खंड के उदाहरण, मतलब खंड के उदाहरण है। उसमें अगर देखा जाए तो मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीप पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उच्चावच के कारण 3 भाग। दक्कन का पठार, ठीक है, पहला दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भूभाग, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार। अब इसमें पहले हम आपको बताते हैं दक्कन के पठार। ठीक है, दक्कन के पठार क्या है, ये यहाँ पे शक्ल है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, दक्कन की बात कर रहा हूँ, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ। मतलब पूर्वी घाट में पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, लेकिन उत्तर में सतपुड़ा हो गया। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिमी घाट होता है ना, तो दक्कन पठार पश्चिमी भाग में पड़ता है। तो पश्चिम में क्या होता है, जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं, अनेक नाम से जानते हैं। उसी को कंफ्यूज आते हैं हम लोग एग्जाम में, बट ऐसा नहीं है।
तो याद रखना है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम से, कोई अलग अलग नहीं है, स्थानीय के नाम की वजह से अलग अलग नाम से, जैसे महाराष्ट्र में सहयाद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, और केरल में अन्नामलाई, और इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे होते हैं। इस प्रकार के नाम बोले जाते हैं, सिमलोकर से जाते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है हमारा पूर्वी घाट की तुलना में। तो याद रखना, तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे होते हैं, हमेशा याद रखना। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट हमेशा ऊंचे होते हैं, ऊंचे और अवतरित भी होते हैं, अविरत। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर होती है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती रहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती रहती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि 26 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की अगर कोई सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो वो अनाईमुड़ी है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की अन्नामलाई में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। दूसरी चोटी मतलब पहली अनाईमुड़ी है, दूसरी है डोडा बेटा, और यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई, दूसरी नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है, पहली अन्नामलाई पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है। और डोडा बेटा यह नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। ज़्यादातर प्रायद्वीप नदियाँ की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है, पूर्वी घाट अविरत नहीं है, और महानदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस मिलते हैं, हमें आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अब हमारा एक भूभाग खत्म हो गया। दूसरा भूभाग मेरा मध्य उच्च भाग, वो दक्कन का पठार था, मध्य उच्च भाग, ठीक है। मध्य उच्च भाग में क्या है, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। यहाँ है अनुदैर्ध्य रेत के डिब्बों और चापाकार बरखान, जिसे कहते हैं, रेतीले डिब्बों से ढके। अपने पूर्व इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, सिलेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की 700 से 1000 मीटर है और उत्तर से पूर्व से पश्चिम से कम से होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल, कैमूर श्रेणियों से निकलती है। यमुना की इतनी सहायक नदी होती हैं, ज़्यादातर विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से ही निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। बनास जो है चंबल की एकमात्र सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। और मध्य उच्च भूभाग का पूर्वीय विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं उत्तर पूर्व पठार। वास्तव में प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित भाग माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच ब्रज घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाड़ दिए गए। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग थलग है। इसमें
आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को तीन, मतलब जो मेघालय में जनजातियाँ जो आवास करती हैं उनके उसी के हिसाब से मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटे। जैसे गारो पाड़िया जनजाति के हिसाब से गारो पाड़िया, खासी पाड़िया और देन आपका ये हो गया जैंतिया पाड़िया। ठीक। असम की कार्बी एंग्लो पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिल्मेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरचित है, भूतल चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति लगभग न के बराबर है। अब भारतीय मरुस्थल की ये बात कर लेता हूँ। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित कास्ट जीवास पार्क में उपस्थित प्रमाणित जैसलमेर के बहसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूभाग चट्टान सरल प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृति है। भौतिक अपक्षय क्रियाओं द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति रेतीली ढीली छत्र चट्टानें ढाल के आधार मरुस्थल 2 भागों में बांटा जाता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल में बहने वाली न्यूली नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक बाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अतः स्थलीय अफवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाय में मिल जाती हैं। इन प्लाय झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। अब तटीय मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय तटरेखा लंबी तो है ही, स्थिति और सक्रिय भू-आकृति प्रयोग के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटे हैं। पहले पश्चिमी तटीय मैदान। 2 भागों में जब बांटा जाता है तो पश्चिमी तटीय मैदान होता है, पूर्वी तटीय मैदान होता है। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, मैं पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहा हूँ, कि द्वारका जो कि किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि का स्थित था, अब पानी में डूब चुका है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN, नवासेवा, ममरगांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़ हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, इतना याद रखना। मालाबार तट की विशेषता स्थलाकृत कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र भी है। केरल में हर वर्ष प्रत्येक नेहरू ट्रॉफी बालाकबकाली नौका दौड़ जिसे कहते हैं, पुन्नावादा कायाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा होता है। उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा शामिल है। ओहरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीप से शेल्फ की 500 किलोमीटर, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रय के विकास मुश्किल है। पूर्वी तट की कुछ पतनों के नाम बताइए, वो तो अपना डिसाइड करिए। द्वीप समूह, अब द्वीप समूह के बारे में बताता हूँ। भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह है। इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट। द्वीप समूह, भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह है। एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में बात की जाए तो लगभग 572 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में अगर द्वीप समूह की बात की जाए तो 572 है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री के बीच स्थित है। 6 से 14 उत्तर में है। 6 डिग्री से 14 उत्तर में और 92 से 94 पूर्व में स्थित है, बीच में मतलब। ठीक है। रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप यहाँ के 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ठीक है। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है। भी निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है, लेकिन यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। ठीक है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, उत्तरी अंडमान, माउंट डिओरबोली ये मध्य अंडमान, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान, माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार शामिल है इत्यादि। पश्चिम तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति होती है। अरब सागर की बात है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ठीक है। उसमें अंडमान निकोबार थे, इसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ठीक है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12, वो 6 से 14 थे, ये 80 से 12 उत्तर, ये 71 पूर्व से 74 पूर्व के बीच बिखरे हुए। एक केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें 11 पर मानव आवास करते हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप, दक्षिण में कानानोरी द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवध गुटकाएँ, सेंगिल, गोलासिमकाएँ तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। इस प्रकार द्वीप की इमेज देख सकते हो आप। ये हमारे द्वीप होते हैं। ठीक है। अभी आपको अभ्यास के बारे में आपको पता ही होगा, ऐसे ये अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक है। अपना इस कमेंट में कुछ आंसर बताइए आप इसके क्या क्या रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, इसका कमेंट में आप आंसर बताइए। डोडा बेड़ा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ श्रृंखला में, तभी आप पढ़ चुके हैं, और उनको श्रृंखला में स्थित है बताइए। ठीक है। उसके 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।